हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो हर बार नोट सेट में उन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मोस्ट ऑफ आपने काफ़ी कर लिए होंगे, क्लियर हो गए, बट एज ए रिवीजन के लिए मैं आपको टॉपिक्स मेमोराइज करवाऊंगा। उन टॉपिक को आप एक बार जरूर देख लेना उससे रिलेटेड। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको उन टॉपिकों के बारे में बताना चाहता हूँ, टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक सुपरफिशियली आपको उस टॉपिक्स का रिव्यू करना है। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो मेनली प्रोसीजर रिलेटेड जैसे कि फंडामेंटल के जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें से फिक्स होता है कि हाँ इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने ही हैं। उनमें से इमेज बेस के काफ़ी अच्छे चांस बनते हैं, इमेज बेस आने के चांस रहते हैं। तो और उन जैसे कि टॉपिक्स में बताता हूँ इस वीडियो में, जैसे कि बेड सोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स है ना। बेड सोर्स से रिलेटेड जैसे उसके डिग्री टाइप्स स्टेजेस वगैरह पे क्वेश्चन बन सकता है, उनके मैनेजमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ इनकी इमेज जैसे कि होता है ना, डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, तो इनके वुंड की इमेजेस भी कभी कभी आ जाती है। तो वो भी आपको एक तरह से एटलीस्ट आप गूगल पे सर्च करके उनकी वुंड भी देख लेना कि फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, सेकंड डिग्री में कौन सा वुंड होता है, थर्ड डिग्री में कैसा वुंड होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे। और फिर आता है जीसीएस के बारे में, ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। ठीक है, इसमें आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें एक पूरी सिनारियो बेस क्रिएट करेंगे आपको। ठीक है, इमरजेंसी पेशेंट से है, इमरजेंसी में आया, सारी चीज़ें आपको कंडीशन अप्लाई करनी रहेगी और लास्ट में आपको जीसीएस निकालना रहेगा। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा आपको जीसीएस निकालना, कितना स्कोर होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो इसकी आप अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना जीसीएस की। और वाइटल साइंस से रिलेटेड टेम्परेचर को कन्वर्ट करने वाला भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे दिया है तो उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको हर नोट सेट में एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये इस क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। तो मुझे लास्ट याद है जब मैंने एग्जाम दिया था तब टेम्परेचर दिया हुआ था सेल्सियस में, उसको कन्वर्ट करना था फ़ारेनहाइट में। बट जब हम उस फॉर्मूले को रख के कर रहे थे तो उसके आंसर नहीं मिल रहे थे, तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था। तो उसको सोल्व करने के लिए मैंने उसको रिवर्स क्वेश्चन किया था। फॉर एग्जांपल के लिए ऑप्शन में हमें फ़ारेनहाइट दिए हुए, तो फ़ारेनहाइट में से मोस्ट थोड़ा आज पता चल जाता है हाँ ये नियर बाई हो सकता है, तो उस ऑप्शंस में लेकर मैंने उनको रिवर्स करके देखा था, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेक करके देखा था, तो मुझे आंसर मिल गए थे। तो कभी कभी आपको कुछ थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग भी लगाना यूज़ होता है, तो ऐसे करके आपके क्वेश्चंस भी के आंसर मिल सकते हैं। क्योंकि वो होता है जब सोल्व करने बैठते हैं तो क्वेश्चंस नहीं हो पाते, तो उसको हमें रिवर्स करके भी अगर देख सकते हैं तो भी सोल्व हो जाता है। तो वो भी कोशिश कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वे ऑफ हीटिंग लॉस है ना, हीटिंग बॉडी से हीटिंग जो लॉस होती है हमारी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवापोरेशन। ठीक है, कितना कितना परसेंट होती है, सबसे ज़्यादा जैसे कि रेडिएशन से होता है। ठीक है, वो भी पूछ सकते हैं आपसे, ये भी आपको बताना कितने परसेंटेज होता है। जैसे कि रेडिएशन 60% हीट लूज होती है, ये पता होना चाहिए आपको। टेम्परेचर से रिलेटेड जैसे कि फीवर हो गया, फीवर के टाइप्स में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, कि मॉर्निंग में बढ़ा हुआ है, कितना डिफरेंस आ रहा है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आता है जैसे कि कैनुला के हिसाब से ना, कैनुला की कलर कोडिंग। ये क्वेश्चन भी ऐसे है कि आपको कलर कोडिंग दे दी कोई सा भी, या फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कौन सा कैनुला यूज़ करना है। ठीक है, तो इस सब आपसे पूछ सकते हैं, तो इनकी कलर कोडिंग भी आप अच्छे से एक बार जरूर देख लेना। मैं आपको सुपरफिशियली और जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप भी एक रिवीजन फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, आईवी कैनुला और आईवी सेट कितने टाइम में चेंज करते हैं ना, 3 to 4 डेज के समथिंग। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो चीज़ें आपको भी पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एक में टेम्परेचर बढ़ता है, एक में वार्मथ रहता है ना, तो ये क्या बेसिक चीज थोड़ी सी आपको सेपरेट करना आना चाहिए, तब जाके वहाँ पे आप एलिमिनेटेड टेक्निक यूज कर पाएंगे। क्वेश्चन से जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर को आप अलग कर पाएंगे, तो आपको एक्यूरेसी के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। मास्लो हियरार्की नीड थ्योरी अब्राहम मास्लो ने दी थी ये, तो 1943, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक नॉर्मल सी बट कुछ एग्जांपल के आ जाते हैं तो पता होना चाहिए। एसिड बेस बैलेंस, देखो एसिड बेस बैलेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है एसिड बेस बैलेंस। क्योंकि एसिड बेस बैलेंस होता है ना कि मोस्ट ऑफ बच्चे को समझ में नहीं आता तो वो छोड़ देते, बोले इतना क्या पढ़ना, बहुत सारा ट्रिक होता है। पर एसिड बेस बैलेंस में क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, एसिडोसिस एल्कोलोसिस के मिल जाएंगे, है ना। कोई एक्सीडेंटल हो गया, रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर बता दिया और उसको कौन सा एसिडोस हो वो पूछ सकते हैं आपको।
ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस होती है, एनाइन गैप होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन होती है उसकी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल हो गया, है ना, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वहाँ नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए। एनाइन गैप नॉर्मल कितना होता है, 18 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो एनाइन गैप की डेफिनेशंस क्या है, ये डेफिनेशन भी आ सकती है ना। तो ऐसे करके भी आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए एसिड बेस बैलेंस के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपनों को उसके इंडिकेशंस होते हैं, साइड इफेक्ट्स है ना, एडवर्स इफेक्ट, अर्ली क्या इंडिकेशन आई है, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो हमारी जो सेल्स होती है, होल ब्लड होता है, पैक्ड आरबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं और एफएफपी होता है, तो इनकी स्टोरेज कितने टाइम तक रह सकती है वो पता होना चाहिए, इनका टेम्परेचर पता होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं बीटी लगाने के, वो पता होना चाहिए आपको, है ना। फीवर वगैरह हो गया, फीवर। और एक होता है अपनी जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो डेफिनेशंस आती है, ठीक है, डिस्निया, वीजिंग, है ना, स्ट्राइडर, कोस्मोल रेस्पिरेशन, सीसार रेस्पिरेशन पैटर्न, पैराडॉक्सिकल, इनमें डिफरेंस आना चाहिए। देखो हो सकता है आपको इमेज क्वेश्चन दे दिया, इमेज दे दी, रेस्पिरेशन की वेव दे दी, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा रेस्पिरेशन आप उसमें शो हो रहा है, तो वो भी पता होना चाहिए। और छोटे माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा पूछा। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। बाइटॉट्स होता है, स्ट्राइडर होता है, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगी। पोजीशन रिलेटेड आता है, जैसे फंडामेंटल का भी होता है पोजीशन, कौन से पोजीशन, जैसे कि फाउलर हो गया, फाउलर में रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशंस हो गई, है ना। तो ये अलग अलग पोजीशंस होती है। और प्रोसीजर रिलेटेड पोजीशन, जैसे कि किडनी का ऑपरेशन करना है, कौन सी पोजीशन नहीं है, तो ऐसे कोई प्रोसीजर पूछा उसके हिसाब से भी आपको पोजीशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए, इसके इंडिकेशंस वगैरह, और उससे कुछ कौन सी पोजीशन से कितना कॉम्प्लिकेशन होगा वो भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अब स्टेलाइजेशन एक टॉपिक है अपना माइक्रोबायोलॉजी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जैसे कि ऑटोक्लेव का, जैसे कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है उसमें से, है ना। ऑटोक्लेव या उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट आते हैं अपने, हॉट एयर ओवन वगैरह जो भी है, उनकी इमेजेस आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। स्टेलाइजेशन का कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेना आप, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। एलिमिनेशन आती है, देखिए एलिमिनेशन जैसे कि अपना एनिमा हो गया, है ना, यूरिनेशंस वाला टेक्निक होगी, ये इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एनिमा का आपको अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एनिमा की जैसे कि इवाक्यूएंट एनिमा हो गया, रिटर्न एनिमा हो गया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या अपन एनिमा में यूज़ कर सकते हैं, ये आपको पता, कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड अपन यूज़ करते हैं वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये एनिमा के लिए भी अच्छी है। और एक होता है अपने कि यूरिनेशन के लिए स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस होता है ना। स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, जैसे कि बॉडी टेस्ट होता है जो स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि यूरिनरी कैथेटर की कलर कोडिंग पता होनी चाहिए, कौन कौन सी साइज होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सिंगल यूज़ करना है तो तब हम सिंगल ल्यूमेन यूज़ करेंगे, डबल ल्यूमेन यूज़ करेंगे। पॉलिश होता है, सिलिकॉन होता है, कब कितने टाइम में चेंज करेंगे, उनकी केयर कैसे करते हैं, यूटीआई के बारे में, तो इनसे रिलेटेड भी आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट मिलेगा आपको। ट्राइएज के बारे में पूछते हैं ना। ट्राइएज में मेन कलर कोडिंग रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, इनमें से कौन से पेशेंट को, क्योंकि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। इमरजेंसी पेशेंट आया है, उसको कार्डियक इमरजेंसी या थोरासिक चेस्ट इंजरी है, तो आप कौन से उसमें करोगे, उसके रेस्पिरेशन वाइटल्स कुछ मेंशन कर देंगे, तो आप किस में शिफ्ट करोगे, उसमें रेड में करोगे, येलो में करोगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप ट्राइएज वाले क्वेश्चन में। डाबडा सिंपल साइंस के फुल फॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या सीक्वेंसेस की है उसके बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको ये सीक्वेंस भी बताना चाहिए। डाबडा वही होता है अपना डिनाइल, एंगर, है ना, एक्सेप्ट, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग और डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस, ये आप उसकी प्रोसेस होती है, 5 स्टेप्स होती है, इसकी सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। सीपीआर से रिलेटेड आपको एक अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। इसका चेस्ट कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, वेंटिलेशन कितना देंगे, चेस्ट कितना देंगे, एज के बच्चे में कितना देंगे, अडल्ट में कितना देंगे, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, डीफेब होता है, डीफेब में कितना अपन जूल यूज़ करते हैं ना, कितना आप उसमें वोल्ट यूज़ करते हैं, वो पता होना चाहिए आपको। ये भी आपके लिए अच्छा एक टॉपिक बनेगा। सीक्वेंस क्या होती है वो पता होना चाहिए, है ना, सीपीआर के बारे में, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा टॉपिक रहने वाला है। वेंटिलेटर्स की, जैसे वेंटिलेटर्स से इमेजेस वगैरह ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ट्रैकियोस्टोमी लगाते हैं अपन, ईटी ट्यूब डालते हैं, उसकी इमेजेस होनी है। ईटी ट्यूब का फॉर्मूला होता है कि अब ईटी ट्यूब में जैसे कि अडल्ट में कितने एज दे दी, एज के हिसाब से बताना है, बच्चे के हिसाब से कौन सा डालना है, कफ डालना है, अनकफ डालना है, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। ईटी ट्यूब का फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ लेना, फॉर्मूला याद कर लेना। एक जितने भी फॉर्मूला है उसको एक अलग से पेपर पर लेके रखो और उनको पढ़ो अच्छे से, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि आप वहाँ एक आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की अच्छी हैबिट बनेगी,
तो वो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। वेंटिलेटर के मोड होते हैं, बाईपेप होता है, ठीक है, CMV होता है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए AMV का। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स, अब कौन कौन सी ट्यूब्स होती है इंपॉर्टेंट, लेविन ट्यूब, सेलेम्स ट्यूब, संगस टेकन, ब्लैकमोर ट्यूब, कितने लूमेन होते हैं, कौन कौन से पोर्ट होते हैं, वो पता होना चाहिए। इनकी इमेज पहचानना आना चाहिए ना, गूगल पे इनकी इमेज डालो और उनमें डिफरेंस समझने की कोशिश करो कि ये कौन सी इमेज हो सकती है, ठीक है। इनकी मेजरमेंट कैसे करते हैं अपन, नोज, ईयर लॉब टू जिगबर्ड प्रोसेस, राइस ट्यूब की अपन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं तो उसकी मेजरमेंट ऐसे करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद में फिर आता है कि लेफ्ट जो साइड होती है हमारी, वो मोस्ट कॉमन साइड होती है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम वेन के थ्रू, IV फ्लूइड के थ्रू हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। PPN वगैरह जो आपने सुना होगा तो उनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। ET ट्यूब के साइजेस वगैरह आपको पता होने चाहिए अच्छे से। ट्रैकेस्टोमी केयर पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, लेट कौन से होते हैं वो पता नहीं। स्टेज ऑफ डेथ, पोलार मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस, ये क्या होती है, कब कब स्टेज बनती है, इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो भी पता होना चाहिए। बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन के लिए, इसमें कलर कोडिंग चलती है, इसमें कौन सा कलर शो होगा तो वो भी पता होना चाहिए, क्या क्या अमाउंट यूज़ कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए आपको। ECG से रिलेटेड आ जाती है, ECG में चेंजेस आते हैं, जैसे हाइपर कैलेमिया में ECG के क्या क्या चेंजेस आएंगे, हाइपोकैलेमिया में क्या क्या चेंजेस आएंगे, पोटेशियम, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है, तो इन चीज़ों को भी पढ़ना आपको, जैसे कि पोटेशियम इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है पोटेशियम की, सोडियम की कितनी होती है, और इसके रिलेटेड बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी पता होना चाहिए। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें कंडीशंस अप्लाई करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देख के, ताकि सारी चीज़ें जब पता होगी ना तो उसका क्वेश्चन हम आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। तो बेसिकली फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ इसमें इस वीडियो में आज बात की है, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो एटलीस्ट आप ये फंडामेंटल के कुछ टॉपिक्स है इनके बारे में तो आप अच्छे से पढ़ ही लेना। और अभी जब जैसे कि फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं ना, फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ प्रेशर्स होते हैं, नॉर्मल वैल्यूज होती है, वो आपको अलग से अच्छे से पढ़ लेना आप। जैसे कि लेब वैल्यू की बात करते हैं तो जितनी भी लेब वैल्यू है ना, ब्लड से रिलेटेड CBC की क्या वैल्यूज रहती है ना, अपन LFT करवाते हैं, बिलिरुबिन का क्या लेवल रहता है, डायरेक्ट कितना होता है, इनडायरेक्ट कितना होता है, टोटल कितना होता है ना, क्रिएटिनिन कितना होता है, किडनी रिलेटेड जांचें होती है, कोलेस्ट्रॉल में कितना, क्या लिपिड प्रोफाइल कैसे होता है, क्या उनको सी नॉर्मल वैल्यूज होती है, ये सारी आपको पता होना चाहिए। तो लेब वैल्यू भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो भी आप अच्छे से अभी से आप पढ़ लेना। और दूसरा आता है फॉर्मूलाज की बात करते हैं, जैसे कि आप टेम्परेचर को कन्वर्ट रहता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का, तो ये कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या आएगा और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे करेंगे और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करेंगे। तो दो फॉर्मूले आप अच्छे से एक दो बार लिख लेना, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। CVP मेजरमेंट करना, सेंट्रल वीनस प्रेशर कैसे करते हैं, IOP इंट्राओक्यूलर प्रेशर कैसे करते हैं अपन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अपन कैसे करते हैं, है ना, ICP वो भी पता होना चाहिए, इनकी नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन सी कंडीशंस में क्या वैल्यूज रहती है वो पता होनी चाहिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और बेस्ट ऑफ जैसे कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, इमेज बेस्ड की बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी करो। इमेज बेस्ड आपके प्लस पॉइंट रहेंगे आपके, है ना, टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, प्लस आपका सिलेक्शन दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे जो OT से रिलेटेड इमेज है वो शेयर करता ही रहता हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके मुझसे विजिट कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बेनिफिट रहेगा। और आने वाले टाइम में मैं वीडियोस वगैरह भी बहुत सारी डालता रहूँगा, तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी उसमें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आगे आपको मैं और सजेस्ट करता रहूँगा कैसे कि आपको तैयारी करना है। और अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, कंटिन्यू कर, जैसे भी चल रही है आपकी बढ़िया अच्छे से। बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स आने वाली है, तो ऑल द बेस्ट, कीप कंटिन्यू। दुआ करूँगा आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, जो भी आपको एम्स चाहिए वो एम्स आपको मिल जाए।